एवरीवन, हमारा आज का टॉपिक है लोहे का निष्कर्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोहे के मुख्य अयस्क। तो चलिए देखते हैं लोहे के अयस्क। कारखानों से प्राप्त होने वाला लोहा तीन प्रकार का हो सकता है: ढलवां लोहा, पीटवां लोहा और इस्पात। यह निर्भर करता है लोहे में विद्यमान कार्बन की प्रतिशत मात्रा पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोहे के प्रकार। पहला है ढलवां लोहा। यह लोहे का सबसे अशुद्ध रूप होता है जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 2.0 से लेके 4.5 तक हो सकती है। दूसरा है पीटवां लोहा। यह लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है और इसमें जो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 0.1 से 0.25 तक हो सकती है। और तीसरा प्रकार है इस्पात, जिसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.25 से 2.00 हो सकती है। तो जो लोहे का निष्कर्षण है इसमें सबसे पहले ढलवां लोहा प्राप्त किया जाता है। लोहे का मुख्य अयस्क हेमेटाइट है। तो हम देखेंगे हेमेटाइट से ढलवां लोहे के निष्कर्षण की विधि। तो हेमेटाइट से ढलवां लोहे का निष्कर्षण कई पदों में संपन्न होता है, जैसा कि इसके पहले के धातुओं में हमने देखा है। सबसे पहले हम अयस्क का सांद्रण करेंगे। तो यहां पर हेमेटाइट का सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से किया जाता है। सांद्रण के बाद अयस्क का निस्तापन किया जाता है। हमने पढ़ा है कि कार्बोनेट अयस्क हो या ऑक्साइड अयस्क हो तो सांद्रण के बाद उसका हम निस्तापन करते हैं। निस्तापन क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है या वायु की सीमित मात्रा में होती है। तो निस्तापन की क्रिया में जो अयस्क है उससे नमी दूर हो जाती है, वाष्पशील अशुद्धियां वाष्प बनकर उड़ जाती हैं और अयस्क सरंध्र हो जाता है। निस्तापित अयस्क का आगे प्रगलन किया जाता है। तो प्रगलन वात्या भट्टी में करते हैं। निस्तापित अयस्क में कोक और चूना पत्थर मिलाकर उसका प्रगलन वात्या भट्टी में करते हैं। वात्या भट्टी में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों का ताप भिन्न भिन्न होता है। ऊपर से नीचे ताप में वृद्धि होती है और ताप के अनुसार वात्या भट्टी में भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं। तो वात्या भट्टी में होने वाली क्रियाओं को हम अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे पहला, अपचयन का ऊपरी क्षेत्र। तो अपचयन का जो ऊपरी क्षेत्र है यहां का ताप 500 से 900 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यहां जो कार्बन है वो ट्वियर से आने वाले वायु से क्रिया करके CO2 बनाता है, जो वहां कार्बन की अधिकता में कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है और इस कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हेमेटाइट का अपचयन लोहे में होता है। तो ये जो अपचयन है ये भी तीन पदों में होता है। सबसे पहले हेमेटाइट कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयित होकर के Fe3O4 देता है। फिर यह Fe3O4 कार्बन मोनोऑक्साइड से फिर क्रिया करके FeO बनाता है और अंत में FeO कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयित होकर के लोहा देता है। इस लोहे को हम स्पंजी लोहा कहते हैं। अब जब और नीचे आते हैं तो अपचयन का निचला क्षेत्र, यहां का ताप लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। 1100 डिग्री सेल्सियस पर चूना पत्थर अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर के देता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है अयस्क में विद्यमान सिलिका से क्रिया करके धातुमय बना देता है। इस क्षेत्र में उच्च ताप पर एक क्रिया और होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का विघटन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन में। यहां पर स्पंजी लोहा उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि स्पंजी लोहे की उपस्थिति में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन में अपघटित हो जाता है।
अब नेक्स्ट है पिघलने का क्षेत्र। और नीचे आते हैं तो वात्या भट्टी का ताप लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहां पर स्पंजी लोहा पिघल जाता है और ये जो कार्बन मुक्त हुआ है, अभी हमने देखा कार्बन मोनोऑक्साइड से जो कार्बन मुक्त हो रहा है वो धीरे धीरे स्पंजी लोहे में घुलकर उसको संतृप्त कर देता है। तो इस प्रकार लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत बढ़ जाती है और जो लोहा प्राप्त होता है वह ढलवां लोहा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने देखा ढलवां लोहा प्राप्त करने की विधि। सबसे पहले सांद्रण चुंबकीय पृथक्करण विधि से करेंगे। निस्तापन में जो अयस्क है उससे नमी दूर हो जाएगी, वाष्पशील अशुद्धियां वाष्प बनकर उड़ जाएंगी और अयस्क सरंध्र हो जाएगा, जिससे उसका प्रगलन सरल हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगलन वात्या भट्टी में करते हैं। अयस्क में कोक और चूना पत्थर मिलाकर वात्या भट्टी में उसको गर्म किया जाता है। वात्या भट्टी में ताप के अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले ऊपरी क्षेत्र की क्रिया। ऊपरी क्षेत्र में कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन की अधिकता में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा हेमेटाइट का अपचयन स्पंजी लोहे में हो जाता है। फिर आती है बारी अपचयन का निचला क्षेत्र। अपचयन के निचले क्षेत्र का ताप लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस के होता है। यहाँ पर चूना पत्थर अपघटित हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, और यह कैल्शियम ऑक्साइड अयस्क में विद्यमान जो रेत की अशुद्धि है, सिलिका की अशुद्धि है, उससे क्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट बना लेता है जो धातु मल के रूप में पृथक हो जाता है। और उच्च ताप के कारण यहाँ एक और क्रिया हो रही है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन में अपघटित हो जा रहा है और यह कार्बन स्पंजी लोहे में घुलते जाता है। और जब लोहा और नीचे आता है तो वो पिघलने का क्षेत्र है जहां का ताप 1600 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर हमें पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है और इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो वात्या भट्टी के तली में पिघला हुआ लोहा और उसके ऊपर धातु मल तैरते रहते हैं, दोनों को अलग अलग निकास मार्ग से निकाल लिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ ढलवां लोहे का निष्कर्षण कंप्लीट होता है। इस ढलवां लोहे से ही आगे हम इस्पात प्राप्त कर सकते हैं, पिटवां लोहा प्राप्त कर सकते हैं। पुराने सिलेबस में ढलवां लोहे से इस्पात प्राप्त करना और ढलवां लोहे से पिटवां लोहा प्राप्त करना था। नए सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनने के चांस होते हैं। तो संक्षेप में हम ढलवां लोहा और पिटवां लोहा के बारे में समझेंगे। सबसे पहले सीमेंटेशन विधि। तो सीमेंटेशन विधि के द्वारा पिटवां लोहे को इस्पात में परिवर्तित किया जाता है। तो आपको केवल इतना याद रखना है, मैंने पहले ही कहा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां से बन सकते हैं, तो उसके अनुसार जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम समझेंगे। तो सीमेंटेशन पहला है सीमेंटेशन विधि, इसमें पिटवां लोहे से इस्पात प्राप्त किया जाता है। दूसरा है सीमेन मार्टिन प्रक्रम। सीमेन मार्टिन प्रक्रम ढलवां लोहे से इस्पात प्राप्त करने की विधि है। इसमें जो भट्टी का उपयोग किया जाता है उसका तल उथला और खुला होता है, तो इस विधि को खुले तल वाली भट्टी विधि के नाम से भी जाना जाता है। और इस भट्टी को प्रोड्यूसर गैस से गर्म किया जाता है, तो आसानी से भट्टी का ताप नियंत्रित कर सकते हैं। यहां पर लोहे में उपस्थित अशुद्धियों का जो ऑक्सीकरण है वो हेमेटाइट के द्वारा होता है। तो ये जो सारे पॉइंट मैंने बताया ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है बेसेमरीकरण। यह भी ढलवां लोहे से इस्पात प्राप्त करने की विधि है। इसमें बेसेमर परिवर्तक में पिघला हुआ ढलवां लोहा लेते हैं और तली से वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं, तो ढलवां लोहे में उपस्थित जितने प्रकार की अशुद्धियां हैं सबका ऑक्सीकरण हो जाता है और बिल्कुल शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। फिर इस शुद्ध लोहे में आवश्यकता अनुसार कार्बन मिला करके हम विशेष गुणों वाला इस्पात बना लेते हैं। नेक्स्ट है एलडी प्रक्रम। यह बेसेमर परिवर्तक का ही आधुनिक स्वरूप है। इसमें जो परिवर्तक है बिल्कुल बेसेमर परिवर्तक के समान होता है, लेकिन उसकी तली में वायु जाने के लिए छिद्र नहीं होता है, बल्कि ऊपर से एक नली के द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है और उससे अशुद्धियों का ऑक्सीकरण किया जाता है।
तो एलडी प्रक्रम से जो इस्पात प्राप्त होता है ये बहुत सस्ता होता है और उत्तम कोटि का होता है। अपने यहाँ इंडिया में इस विधि से ही इस्पात हम प्राप्त करते हैं। आगे हम देखेंगे इस्पात का ऊष्मीय उपचार। इस्पात को गर्म करके उसके गुणों में परिवर्तन किया जा सकता है और इस घटना को ही हम इस्पात का ऊष्मीय उपचार कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कठोरीकरण। रक्त तप्त इस्पात को यदि अचानक से ठंडा किया जाए, पानी में डाल दिया जाए या तेल में डाल करके एकदम से ठंडा करते हैं तो इस्पात बहुत कठोर हो जाता है और भंगुर हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं इस्पात का कठोरीकरण। नेक्स्ट है तापानुशीतन। यदि रक्त तप्त इस्पात को बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो इस्पात बहुत मुलायम हो जाता है। यह क्रिया कहलाती है तापानुशीतन। नेक्स्ट है पायनीकरण। यदि इस्पात को 270 डिग्री सेल्सियस से ऊपर किसी ताप तक गर्म किया जाए और फिर धीरे धीरे ठंडा करें तो ताप के अनुसार इस्पात भिन्न भिन्न गुण प्रदर्शित करता है और इस्पात के ऊपर जो ऑक्साइड की परत जमती है उसका कलर भी अलग अलग होता है। आपने देखा होगा यदि कहीं लोहे की वस्तु पर वेल्डिंग हम कराते हैं तो उतने दूर का कलर चेंज हो जाता है क्योंकि ताप के अनुसार जो लोहे की सतह का रंग है, जो ऑक्साइड की परत बनती है, उसका कलर बदल जाता है। तो इस प्रकार यह क्रिया पायनीकरण कहलाती है। और अंत में हम देखेंगे नाइट्राइडिंग। यदि मिश्र इस्पात को हम अमोनिया के वायुमंडल में गर्म करते हैं तब उसके ऊपर आयरन, एल्यूमिनियम या क्रोमियम के नाइट्राइडों की एक परत बन जाती है जिसके कारण जो इस्पात की सतह है बहुत कठोर हो जाती है। तो यह क्रिया इस्पात का नाइट्राइडिंग कहलाती है। तो यहां पर यह अध्याय समाप्त होता है और इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही बनने हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो लगभग हर साल यहां से बनता है वो अयस्कों के नाम से बनता है। तो जिन धातुओं का निष्कर्षण हमारे सिलेबस में था उनके हमने अयस्क भी देखे, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ अयस्क हैं जिनका बहुत ज्यादा महत्व है, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और एमपी बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। तो हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अयस्क। इसमें सभी धातुएं सम्मिलित हैं, अलग अलग धातुओं के अयस्क जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण अयस्कों।